कक्षा 12वीं सत्र 2021 से 22 के प्रथम सत्र में आने वाली कविता वसंत आया, जो रघुवीर सहाय द्वारा लिखी गई है। कविता के कुछ प्रमुख बिंदु जान लेते हैं, जैसे कि वसंत आया। वसंत आया कविता के अंदर कवि ने जो है व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। ठीक है, आज के लोगों के जीवन शैली पर व्यंग्य किया है, अर्थात कवि ने यहाँ पे आज के लोगों की जीवन शैली पर व्यंग्य किया है। यहाँ पे जो है मनुष्य की जो है जीवन शैली कैसी हो गई, वो बहुत ज़्यादा जो है व्यस्त रहते हैं। ठीक है, काम के अंदर बहुत ज़्यादा व्यस्त रह चुके हैं, इसलिए प्राकृतिक चीज़ों से जो है वो दूर होते जा रहे हैं। मनुष्य का प्रकृति से नाता जो है टूटता जा रहा है। अब ऋतुओं के बदलने पर प्रकृति से आए परिवर्तन का पता कैलेंडर में छुट्टी देखने से चलता है। अर्थात इस पूरी कविता में जो है कवि ने वसंत आया के आधार पर बताया है कि वसंत जब आता है तो अब हमें कैसे पता चलता है, कैलेंडर में जब छुट्टी लगी होती है, कैलेंडर पे जब लाल रंग का निशान बना होता है। ठीक है, जैसे जो जिस दिन की छुट्टी होती है तो उस पर कैलेंडर पे जो है उस अंक को जो है लाल रंग से दर्शाया जाता है। ऐसे ही कवि बताते हैं कि यहाँ पे जो है जब भी कोई ऋतु बदलती है, कोई परिवर्तन होता है, तो हमें जो है कैलेंडर से पता चलता है। और कैलेंडर से हमें कब पता चलता है, जैसे कि वसंत आया की अगर छुट्टी, वसंत आने की जब छुट्टी होती है वसंत पंचमी वाले दिन, तो हमें कैलेंडर से ही ज्ञात होता है। पुस्तक के ज्ञान में वसंत ऋतु के सौंदर्य के बारे में जैसे बताया गया था, वैसा सौंदर्य अब देखने को नहीं मिलता। ठीक है, कवि ने यहाँ पे एक चीज़ बताई है कि जब मैं किताबें पढ़ा करता था तो वसंत के आगमन पर जैसा प्राकृतिक सौंदर्य दिखाया जाता है, जैसी वसंत दिखाई जाती है, जैसी हरियाली बताई जाती है, उन किताबों में जैसा मैंने पढ़ा था वैसा सौंदर्य तो आज मेरे को देखने को ही नहीं मिलता। क्योंकि कवि ने जो है पहले ही बहुत सारी किताबें पढ़ के जो है इस ज्ञान को पा लिया था कि वसंत जब आता है, जब वसंत ऋतु आती है, तो प्राकृतिक वातावरण जो है वो कितना ज़्यादा मनमोहक हो जाता है। आधुनिक जीवन शैली प्रकृति के आनंद से दूर होती चल रही है। तो यहाँ पे ये है कि हाँ जी, आधुनिक शैली जो है, आजकल का जो आधुनिक जीवन है, वो जीवन शैली जो है प्राकृतिक आनंद से बहुत ज़्यादा दूर हो जाती है। लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं, खेती बाड़ी जो है उसको जो है ख़त्म करते जा रहे हैं, और जो है वहाँ पे बिल्डिंग मॉल्स वगैरह खड़े कर दिए जाते हैं। तो क्या होता है कि ये भी तो एक तरीका ही है, जो हम प्रकृति के जो प्रकृति का जो सौंदर्य है हम उसको तो ख़त्म करें और वहाँ पे जो है एक नई चीज़ का विकास कर देते हैं। ठीक है, और ये आज की जीवन शैली की एक ज़रूरत बन गई है। व्यवस्थिता के कारण मनुष्य को प्रकृति में होने वाले परिवर्तन का पता नहीं चलता। अर्थात जैसे कि हम पूरा दिन जो है कामकाज करते रहते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने के, प्रकृति का आनंद उठाने का हमारे पास समय ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है क्या चल रहा है आगे पीछे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें जो है क्या है, हमें पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे हम इतना ज़्यादा व्यस्त हो चुके, इतना ज़्यादा अपने काम धंधे में लग चुके हैं कि हम प्रकृति के अंदर होने वाले परिवर्तनों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। ये तो प्रकृति का परिवर्तन है। आज की जो जीवन शैली हो चुकी है वो हमें यही नहीं पता था कि आमने सामने हमारे आस पड़ोस के घरों में क्या चल रहा है। तो प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में तो हमारे पास जानने का जो है समय ही नहीं है। ठीक है, कोयल की कूक, भंवरे की भंवर, फूलों के खिलखिलाहट आदि से आधुनिक मनुष्य का अब कोई नाता नहीं रह गया है। अब कभी बताते हैं, देखो पहले कोयल की कूक होती है, भंवरे जो है मंडराते हैं फूलों के ऊपर, फूलों की जो खिलखिलाहट होती है, और वो जो है आधुनिक मनुष्य जो है इससे दूर होता जा रहा है। मतलब मनुष्य को पता नहीं। अब ये सब जो चीज़ें हैं ये हमको जो है किताबों में देखी पड़ी गई हैं कि कोयल कूकती है, ऐसा होता है वैसा होता है, जो है जो भंवरे हैं वो फूलों के ऊपर मंडरा रहे हैं, फूल इतने प्रकार के होते हैं, फूल जो है इस तरीके से खिल रहे हैं, वो इस समान लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने किताबों के अंदर पढ़ी हुई है। जो पुराने कवियों ने जो है लिखा है, जो पुराने कवियों ने जो प्रकृति के बीच में रहकर उन्होंने जो है कविताएं लिखी हैं, जो प्रकृति के बारे में लिखा है, वो सब चीज़ें हमको किताबें से पता चली है। परंतु आज के समय में हमें उसको देख पाना जो है अत्यंत कठिन हो जाता है, हम उसे जो है नहीं देख पा रहे हैं। तो अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कवि बताते हैं, जैसे बहन दा कहती है। ठीक है, जैसे कोई बहन अपने भाई से कह रही हो। ठीक है, जैसे कोई बहन अपने भाई से कह रही हो, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अर्थात एक पेड़, और पेड़ का नाम बताया गया अशोक, पर कोई चिड़िया कूकी हो। ठीक है, अर्थात जो है एक बड़ी बहन बता रही है कि ऐसे ही किसी बंगले पर, अर्थात आसपास बहुत सारे बंगले हो सकते हैं। ठीक है, उस बंगले में जो है एक अशोक का पेड़ है, और उस अशोक के पेड़ के ऊपर क्या हो रहा है, कोई चिड़िया जो है वो कूक रही होगी। ठीक है, पेड़ों के ऊपर चिड़िया कूक रही होती है। तो यहाँ पे वो बहन जो अपने भाई को इस तरीके से कुछ बता रही है। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले,
ऊंचे तरुवर से गिरे। ठीक है, अब चलती सड़क जहाँ पे जो है लोग चलते हैं, देखो एक होती है सूनी सड़क जिसपे कोई भी नहीं चलता, तो चलती सड़क का अर्थ है अर्थात जहाँ पे लोग जो है चल रहे हों। ठीक है, चलती सड़क है, वहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो उस सड़क के किनारे पर लाल बजरी है। ठीक है, बजरी होती है गोल 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 सी होती है, तो वो जो बजरी है वो पैरों में आ जाती है, तो वो चुरमुराए पांव तले, अर्थात क्या होती है, वो पैरों में आती है तो चुरमुराहट से जो है पैरों में आवाज सी वो करती है। ऊंचे तरुवर से गिरे। अब ऊंचे तरुवर अर्थात वृक्ष। ठीक है, ऊंचे ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। पियराए पत्ते का अर्थ होता है पीला पड़ना। ठीक है, अर्थात जो जब पत्ते जो है पीले पड़ जाते हैं तो पेड़ों से जो है वो अपने आप जो है टूट कर गिर जाते हैं नीचे। ठीक है, अर्थात कोई ताज़ा पत्ता होगा या जैसे जो पूर्ण रूप से हरा है, बिल्कुल खिला हुआ पत्ता है, तो उसको हम पीला पत्ता नहीं कहेंगे। खिला हुआ पत्ता है वो पेड़ के ऊपर टंगा ही रहेगा, ठीक है, वैसे ही लगा रहेगा। परंतु जैसे ही पत्ता पीला हो जा रहा है तो वो मुरझा रहा है, तो वो पीला पत्ता जो है उसमें जो जान है, उसका जो रस है वो बिल्कुल खत्म हो चुका। तो पीला पड़ने के बाद जो पत्ता है वो नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे कवि ने बताया कि ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े प्याराए पत्ते, अर्थात बहुत अच्छे सुंदर वृक्ष के ऊपर से क्या हो रहा है कि ऊंचे जो बहुत बड़ा पेड़ होता है, बहुत ऊंचा पेड़ होता है, वो बहुत सुंदर है और उस पर से जो है क्या गिरे हैं, पीले पड़ गए हैं पत्ते, और पीले पड़ने के बाद वो जो है नीचे गिर चुके हैं। कोई 6 बजे सुबह, अब यहाँ पे देखो बहुत अच्छा यहाँ पे वर्णन किया है कवि ने, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो। ठीक है, अब यहाँ पे कवि बताते हैं कि कोई 6 बजे उठा हो। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि लोग सुबह जल्दी उठ ही जाते हैं, तो सुबह 6 बजे जैसे गर्म पानी से नहाई हो, तो कोई सुबह 6 बजे उठ के क्या होता है, गर्म गर्म पानी से नहाया हो, खिली हुई हवा आई, फिक्री सी आई, चले गए। तो यहाँ पे जो 6 बजे उठा है, देखो यहाँ पे तो मैं आपको अभी लोगों के बारे में बात बता रही थी, ठीक है, कि लोग जो है सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं और फिर जो है निकलते हैं बाहर। तो यहाँ पे क्या बताया कि ऐसा लग रहा है कि कोई जो है हवा है, जो हवा क्या उठी है, सुबह 6 बजे उठी है, गर्म पानी से नहाई है, खिली हुई हवा। ठीक है, खिली हुई है मतलब बहुत प्रसन्न सी हवा है जो खिल रही है। ठीक है, जैसे खिलता हुआ फूल होता है, उसको हम प्रसन्नता का प्रतीक मान सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति खिलखिला रहा है, वो खिला हुआ है, वो खुश है, तो यहाँ पे हवा भी जो है वो बहुत ज़्यादा खिली हुई आई है। फिक्री सी चली, अर्थात वो फिक्री सी चली है, चली गई। ठीक है, फिक्री सी आई है और फिर वो चली गई है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो ये हवा है, तो इस हवा के भाव को यहाँ पे बताया गया है कि हवा में क्या है, गर्माहट है। ठीक है, गर्माहट क्यों दे रही है वो, जैसे पानी का उसने प्रयोग किया हो या वो पानी से नहाई हो। तो कवि को बताने का एक तरीका है, जैसे हम भी गर्म पानी से नहाते हैं तो कुछ ना कुछ गर्माहट जो है हमारे अंदर रह जाती है, तो ऐसे ही जो हवा चल रही थी सुबह उसमें गर्माहट थी, जिसका कारण कवि क्या बताने लगते हैं कि हो सकता है वो जो है गर्म पानी से नहा कर आई हो। ठीक है, और हवा बहुत ज़्यादा खिली हुई थी। अब नहाने धोने के बाद तो हर कोई खिल उठता है, तो यहाँ पे हवा भी जो है वो बिल्कुल खिली हुई है। अब वो एक फिक्री सी आई और आके चली गई। ठीक है, ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि वसंत आया। ठीक है, अब ये सारा जो वर्णन यहाँ पे किया गया है, ये सब जो है कवि ने देखा। अब उसके बाद वो बताते हैं कि ऐसे ही मैं कल फुटपाथ पे चल रहा था। एक दिन पुराने दिन की जो है बात कर रहे हैं कवि, बता रहे कि ऐसे ही फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना, मतलब आज से पहले वाले दिन मैंने जाना कि वसंत आया। इन सारी चीज़ों का जो वर्णन यहाँ पे किया गया है, ये सब कवि का मानना है कि ये सब तभी होता है जब वसंत आने वाला होता है। तो इन सब चीज़ों से मुझे कहीं ना कहीं केवल अंदाज़ा हुआ था कि वसंत आ चुका है। ठीक है, और यह कैलेंडर से मालूम था। अब हम कैलेंडर पे भी रोज़ एक बार नज़र मार लेते हैं, ठीक है, कि कितने दिन की छुट्टी रह गई है, हमें जो है कब छुट्टी मिलेगी। तो उस लाल रंग की स्याही से जो लिखा होता है ना, हम उस अक्षर की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो हमें कैलेंडर से भी मालूम था कि जो है वसंत पंचमी की क्योंकि छुट्टी होगी, तो हमें पता होता है। आमुक दिन, अर्थात इस दिन आमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। ठीक है, अर्थात वसंत पंचमी। तो यहाँ पे कवि बताते हैं कि यह कैलेंडर से ही मालूम था कि इस दिन इस बार मदन महीने की वसंत पंचमी होगी। दफ्तर में छुट्टी थी, यह प्रमाण था। ठीक है, अब वसंत पंचमी, कई बार क्या होता है, एक कैलेंडर में 6 तारीख की वसंत पंचमी दे रखी है, एक कैलेंडर में 5 तारीख थी। मैंने आपको ऐसे ही बताया है, कोई भी एक तारीख हो सकती है। ठीक है, तो अब कई कैलेंडर जो है आगे पीछे हो जाते हैं, कोई डेट दे रहा है, कोई डेट दे रहा है। ठीक है, परंतु हम किसको सही मानते हैं, जब मेरे को दफ्तर से छुट्टी मिलेगी। तो जिस दिन मेरे को दफ्तर से छुट्टी मिलेगी, मेरे लिए तो वही प्रमाण है और मैंने उसी को ही छुट्टी मान लिया।
ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि दफ्तर से छुट्टी मिल गई है मेरे को, ये तो मेरे पास उसका अच्छा खासा प्रूफ था, भले ही चलो मेरे कैलेंडर में तो छपा ही रहेगा, कोई एक डेट तो दे रखी है, मैंने कहा आपको जैसे कि 2 डेट हो सकती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो मैं महसूस कर चुका था एक दिन पहले, और कैलेंडर से भी मुझे मालूम था कि इस दिन वसंत पंचमी होगी, और जब दफ्तर से छुट्टी मिल गई तो अंततः मुझको पता चल गया कि भाई अब तो वसंत पंचमी है ही है, वसंत जो है बिल्कुल आ ही चुका है, ठीक है। और कविताएं, अब यहाँ पे कवि जो है अपने पुराने समय की बात करते हैं, ठीक है, कि और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था। कवि ने बहुत सारी कविताएं पढ़ी, अब कवि हैं, कविताओं की रुचि, जब कविताएं आपने पढ़ी होगी तभी तो आपको कविता लेखन में भी रुचि होने लगी होगी, ठीक है। तो कवि ने पहले बहुत सारी कविताएं जो है पढ़ी हैं। अब कविताओं में उन्होंने क्या पढ़ा था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, ठीक है। दहर दहर का अर्थ होता है धधकना, ठीक है। आप धधकते हैं अर्थात जैसे कोई आग से जल रही हो तो वो धधक रही है, वो भभक रही है, ठीक है, और उसमें से आग की लाल लाल लपटें निकल रही है। अब यहाँ पे ढाक के जंगल, ढाक क्या होता है, एक पशाल का फूल होता है जिसका जो है पूरा का पूरा जंगल यहाँ पे बताएगा। अब ये जो यहाँ पे आपको एक रंग को इमेजिन करना है वो है लाल रंग, बिल्कुल लालिमा युक्त, ठीक है। अब सारे के सारा जंगल है, वैसे तो जंगल जो है पेड़ों से भरा होता है, पेड़ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं, हरी पत्तियां उसके ऊपर लगी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब ढाक के जंगल है, पशाल के फूल के जो जंगल है, तो यहाँ पे क्या होगा कि पशाल का फूल जब निकल होता है तो सारे में पूरे जंगल पे जो ये पेड़ लगे हैं इन सब पर जो है लाल रंग के फूल दिख रहे हैं, ठीक है। अब एक नहीं, यहाँ पे हजारों लाखों पेड़ हैं जो पूरा का पूरा जंगल जो है उन्हीं पेड़ों से लदा पड़ा है। अब हरे पत्ते तो नीचे होंगे और लाल रंग जो है हमें ऊपर दिखेगा, तो ऊपर से जो दूर से जो है हमें वो लाल रंग दिखता है, वो कैसे दिखता है, बिल्कुल जैसे कि कोई आग हो, कोई लालिमा युक्त हो, ठीक है। आग जैसे भभक भभक कर निकलती है, ऐसे ही हमको जो है यहाँ पे लाल 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 सा जो है हमें पूरा जंगल दिख रहा है। तो दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, अर्थात जब वसंत आ जाता है तभी जो है ये पशाल के जो फूल हैं ये निकलते हैं और जो है पूरा का पूरा जो जंगल है वो बिल्कुल लाल रंग से युक्त हो जाता है, ठीक है। और इसी समय क्या होता है, आम पे बोर आवेंगे, अर्थात आम के जो पेड़ होते हैं, ठीक है, उस पर जो है बोर आएगी, उसके ऊपर जो है कपोले जो है निकलने लगेंगे। रंग रस गंध से लदे फदे दूर से विदेश के, ठीक है। अब यहाँ है रंग बिरंगा, अब हरियाली तो होगी ही वसंत के समय में। अब हरियाली कैसी है, फूलों की हो सकती है, ठीक है, रंग बिरंगे फूल हो सकते हैं और फूलों के अंदर रस होगा, रस के साथ साथ अब यहाँ पे क्या है, गंध भी होंगी, ठीक है, गंध अर्थात खुशबू भी हो सकती है। और लदे फदे अर्थात बहुत ज़्यादा हैं, लदे पड़े हैं एक दूसरे को, गुच्छे से गुच्छे बने पड़े हैं। दूर के विदेश के वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी, ठीक है, दूर के विदेश के। अब यहाँ पे एक बात समझने की है कि देखो जिस समय यहाँ पे जो है वसंत आती है, मतलब हम अगर हिंदुस्तान की ही बात करें तो वसंत जब आ रहा है तो क्या होता है, विदेश से भी लोग जो है यहाँ आते हैं यहाँ की हरियाली देखने, यहाँ की खूबसूरती देखने, क्योंकि इस समय क्या होता है कि जो है बहुत ज़्यादा हरियाली होती है, रंग बिरंगे हमको फूल दिख रहे हैं, फूलों में रस है, फूलों में गंध है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लदे पदे हैं। तो इसलिए जो है विदेशी भी जो है यहाँ पर आकर जो है इस आनंद को जो है, इस मनोहर दृश्य को जो है देखने के लिए आते हैं। वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी। अब यहाँ पे वे क्या बताते हैं, वे जो है वन है, इंद्र के वन है, ठीक है, नंदन वन अर्थात इंद्र के वन, ठीक है, इंद्र के वन। अब इंद्र के वन कैसे होते हैं, वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा यशस्वी होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो जो है उनमें भराव होता है। अब यशस्वी का क्या अर्थ होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा विख्यात है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बहुत ज़्यादा या मात्रा में यहाँ पे क्या है, हरियाली है। अब हरियाली ही है यहाँ पे, अब नंदन वन है, अब वन के अंदर हरियाली ना हो तो वो वन कैसा हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कवि बताते हैं कि विनंदन वन होवेंगे यशस्वी, अर्थात जो नंदन वन है, अर्थात जो कोई भी वन हो, मान लो कोई भी वन है, तो जब जो है वसंत आता है तो सब जगह हरियाली ही हरियाली सी छा जाती है, पेड़ों पर जो है कपोले आने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं, रंग बिरंगे फूल हमें चारों तरफ दिख रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि वो बहुत ज़्यादा विख्यात हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है हरियाली से भर जाते हैं। मधुमस्त पीक भौर आदि अपना अपना कृतित्व, ठीक है। अब यहाँ पे मधुमस्त क्या है, जो मधुमक्खी होती है वो बिल्कुल मस्त बताई गई है, ठीक है, मतलब अपने में जो है वो खुश है, प्रसन्न है, इधर से उधर घूम रही है। पीक का अर्थ होता है कोयल और भोर का अर्थ होता है भंवरा, ठीक है। अब ये और कृतित्व का अर्थ हो गया कार्य। अब मधुमस्त मधुमक्खी भी है, मधुमक्खी का अपना कार्य होता है, ठीक है, भंवरे का अपना कार्य होता है और भौर का अपना। तो अब मधुमक्खी क्या करती है, मधुमक्खी का क्या कार्य होता है कि वो फलों में से रस को निकालेगी,
ठीक है, ये उसका कार्य है। पीक क्या है हमारे पास, कोयल है। कोयल क्या है, कोयल कूकती है। कोयल हमें अपना गीत सुनाती है, बहुत मधुर अपना जो है आवाज सुनाती है। और भोर, भवरा, भवरा क्या करता है, भवरा जो है मंडराता है फूलों के ऊपर। तो ये सब जो है, ये सब अपना अपना कृतित्व जो है, अपना अपना कार्य जो है हमें करके दिखाएंगे। जब वसंत आ जाएगा, जब फूल आ जाएंगे पेड़ों के ऊपर, जब फूल खिल उठेंगे, तो मधुमक्खियां भी होंगी, कोयल भी होगी। कोयल भी हरियाली को देख के जो है कूकेगी, गाएगी, अपना गीत हमें सुनाएगी, और भवरे भी जो है उस पर जो है मंडराएंगे, अभ्यास करके दिखावेंगे। अर्थात ये सभी जो है, मधुमक्खी, कोयल और भवरा, ये सब लोग अपना अपना अभ्यास करके दिखाएंगे, जो भी इनका कार्य है। ठीक है, यही नहीं जाना था कि, अब यहाँ पे कवि ने सारा व्याख्यान खत्म कर दिया। अब वो बताते हैं कि बस यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन, अर्थात बिल्कुल तुच्छ, ऐसे छोटे से दिन, मतलब जिसका कोई मोल ना हो, ऐसे दिन जानूंगा जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। अर्थात कवि का ये मानना है कि भाई मेरे को पता तो चल रहा था, परंतु ये नहीं पता था इतने मामूली से दिन मेरे को इतने बड़े दिन के बारे में पता चलेगा कि वसंत जो है वो आ चुका है। ठीक है, वसंत आ चुका है, अर्थात बहुत ज़्यादा माना जाता है। वसंत पंचमी को बहुत अच्छे से पूजा जाता है, पूजा पाठ की जाती है किसानों के लिए जो है, और जंगल जो है वो हरियाली से भर जाते हैं, प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है हरियाली को। तो यहाँ पे जब वसंत आ गए हैं, तो कवि का ये मानना है कि बस मेरे को इतना सा नहीं पता था कि इतने तुच्छ, इतने शून्य दिन जो है, जो बिल्कुल ही आम दिन था, उस दिन मैं इतनी बड़ी बात को जानूंगा कि वसंत जो है आ गया है।